चलिए सीधा आपको विधानसभा की कार्रवाई दिखाते हैं। हुई है जो निम्नानुसार है। हम श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अपना अविश्वास व्यक्त करते हैं। अब मैं उन सदस्यगणों से जो इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दिए जाने के पक्ष में हैं, अनुरोध करता हूं कि वे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद। क्योंकि 18 से अधिक सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हैं, अतः अनुमति प्रदान की जाती है। अब मैं सदन के सदस्यों की संख्या अनुसार प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित करता हूं। अब मैं श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ऐसा है कि आप बीएससी आफ्ताब जी बैठे हैं। आफ्ताब जी उस दिन बैठक के अंदर थे, बीएससी की मीटिंग के अंदर ये 2 घंटा समय निर्धारित किया था। अब मैं श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करता हूं कि अपना अविश्वास का प्रस्ताव पढ़े। अध्यक्ष महोदय, मेरे को बाकी आगे कागज दो। अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इसकी चर्चा करूं उससे पहले दिल्ली बॉर्डर पे 250 किसान जो शहीद हो चुके हैं। मेरा ये कहना है कि पहले आप प्रस्ताव जो है पढ़ दीजिए, जो आपने प्रस्ताव रखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अपना अविश्वास व्यक्त करते हैं। हाँ, अब प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हम श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अपना अविश्वास व्यक्त करते हैं। अब आप अविश्वास प्रस्ताव पर बोलना शुरू करें। अध्यक्ष महोदय, अविश्वास प्रस्ताव पे पहले मैं बोलना शुरू करूं उससे पहले दिल्ली के बॉर्डर पे मिनट बता दो। 250 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। वो कौन है किसान? उनके भाई, उनके बाप हमारी सीमाओं पर रक्षा करते हुए शहीद हुए और वो वहां पर शहीद हुए। उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैंने शोक प्रस्ताव में ये रखा था, लेकिन मैंने अखबार में ये पढ़ा कि आपने उनके नाम नहीं डाले। हालांकि सबके नाम मैंने टेबल किए थे। एक तो मेरा आपसे आग्रह है उन शहीदों का नाम इंक्लूड किया जाए उसमें सबको। और संवेदनहीनता का तो आपके सामने है। यहाँ इनके मंत्रियों के ऐसे बयान आए हैं, कोई कह रहा है ये तो कुदरती मर गए, कोई कह रहा है पाकिस्तानी है, कोई कह रहा है चीनी है, कोई कह रहा है पाकिस्तानी है, और कोई कह रहा है खालिस्तानी है, कोई कह रहा है आतंकवाद है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केवल वो तो पंजाब के हैं। तो एक बात मैं पूछता हूं कि केवल पंजाब के हैं? कल महिला दिवस की बात हुई, महिला दिवस में बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने कहा अरे वो महिलाएं नहीं है क्या जिनकी, जो हमारी बहन बेटियां वहां बैठी हैं, जिनके शौचालय भी, बिजली के कनेक्शन भी काट दिए गए, उससे ज्यादा क्या शर्म की बात है? इस किस्म के बयान आए हैं। मान्यवर, ये जो सरकार है ये बहुमत की सरकार नहीं। 2019 में बहुमत नहीं मिला था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन एक और पार्टी जो है उसकी बैसाखियों पे सरकार बनी। कौन सी पार्टी बनी? जो क्या कह के आए, क्या वायदे किए, क्या मैनिफेस्टो उन्होंने किए, ये आपके सामने है। मैं उसकी चर्चा करूंगा। वो पार्टी जो इनको जमुना पार करने की बात कह रही थी, आज यार बन रही है। 175 पार करने की बात कह रही थी, एक जमुना पार करने की बात कह रही थी। आज दोनों कुर्सी के लालच में सहयोगी बने हैं आपके सामने। मैं उप मुख्यमंत्री जी कल बोल रहे थे, दुष्यंत जी, तो उन्होंने एक बात कही, मैं बड़ा हैरान हुआ इनकी बात से। इन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल कहते थे किसानों को समझाया नहीं जा सकता, बकाया जा सकता है। वो मेरे बुजुर्ग थे। बेशक हम राजनीतिक विरोधी रहे हैं, कभी हमने ऐसी बात नहीं कही। क्या आप उन्हीं के उस पर चल रहे हैं? जितना बहकाने का काम किया है, जो आपके मैनिफेस्टो में आया है,
सब बहकाने उन्हीं की पत्तियों पे चल रहे हैं क्या? मैं आपके इनसे पूछना चाहता हूं, उन्हीं का पालन कर रहे हैं। ये सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है, पूर्ण रूप से खो चुकी है। जब ये गांव में हल्कों में नहीं जा सकते और हेलीकॉप्टर लेके कोई कैमरा में जाता है, वहां हेलीकॉप्टर लैंड नहीं किया जाता, कोई हेलीकॉप्टर लेके चौटाला में जाता है ना उचाना में जाता है, वहां हेलीकॉप्टर नहीं लिया जाता। तो आज का हरियाणा की सरकार की क्या स्थिति है? इतिहास आपने पढ़ा होगा अध्यक्ष महोदय, इसकी तुलना मुगल का जो आखिरी शासक था शाह आलम की सरकारों से किया जा रहा है। सल्तने शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, मतलब दिल्ली से पालम तक ही जा सकते थे वो, वैसे शाह आलम थे। तो आज सरकार की स्थिति है, सरकार मनोहर का सिलसिला आज चंडीगढ़ तक पंचकुला, मतलब 26 तारीख को झंडा फहराने पानीपत नहीं जा सके, वो पंचकुला जाके फहराया। ये स्थिति आज सरकार की है। अरे रोम जल रहा है और नीरूबासी बंसुरी बजा रहा है, ये स्थिति आपके सामने है। देखिए प्रजातंत्र में वाद विवाद, संवाद, समाधान, ये तरीके होते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए, आपने उसको रिजेक्ट किया। मैं पूरा सम्मान करता हूं आपका, आपने उसको रिजेक्ट किया इस बात के लिए कि ये कृषि कानून का जिक्र किया है, ये केंद्र का विषय है और इनका स्टे हुआ है, आपके एम्स ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है, ये लिखा है। लेकिन जो बिल का बॉडी जो है उसमें वो दे वर नॉट पार्ट ऑफ बिल बॉडी। बिल बॉडी में क्या था? बॉडी में एक ही था जो एमएसपी, ये भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, यही था कि एमएसपी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे तो या कोई खरीदे, एपीएमसी में अमेंडमेंट लाना था, उसको सजा का प्रावधान हो, यही तो थी एमएसपी की। आपके बहुत सारे साथियों ने कल ये कहा, इनके जेजेपी के विधायक ने कहा कि एमएसपी होना चाहिए। प्राइवेट मेंबर हम लेके आए थे आपके सामने। देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं जो है आज कृषि कानूनों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी बात करते ही तो ये कहेंगे तो सेंट्रल एक्ट है, ठीक बात है, सेंट्रल एक्ट की मैं बात नहीं करूंगा। हालांकि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में था, अब बदल गया एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, उस बात के चर्चा में मिल जाता है। लेकिन तकलीफ मेरे को किस बात की है? आज हरियाणा का किसान क्यों बैठा है? आज क्यों सबसे ज्यादा तकलीफ में, क्यों मेरी बहन बेटियां वहां बैठी हैं? ये किसान अकेले हरियाणा से नहीं है, पूरे देश के किसान उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब से आके दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, लेकिन किसी ने रास्ते में रोकने का काम नहीं किया। इस सरकार ने, हरियाणा सरकार ने सर्दियों में वाटर कैनन, पीपली में लाठीचार्ज, आंसू गैस, जो सड़क बनाने का काम करते हैं, सड़क खोदी गई। ये केवल हरियाणा सरकार के सिवाय किसी ने नहीं किया। इस वास्ते आज ये सरकार जो है बिल्कुल लोगों का विश्वास खो चुकी है। मतलब पुलिस को बांस की लाठियों की जगह लोहे की लाठियां दी गई। इनको ये समझना चाहिए किसान का सर फालूद का बना हुआ है, लोहे की लाठियों से नहीं बच सकता है इस किसान का सर। ये बात आज सवाल ये है, किसान क्यों बैठा है? क्योंकि इन्हीं के वायदे की बात पे, इनके मैनिफेस्टो आप उठा के देखें, एमएसपी का वायदा, जेजेपी के मैनिफेस्टो में यह है न्यूनतम समर्थन मूल्य की पर फसल खरीदने का मूल्य कानून बनाया जाएगा और फसल की खरीद पर 10% या 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ना कानून बना, ना 10% मिला, ना 100 रुपए बोनस मिला। बीजेपी का है 2014 में कहा किसानों की फसलों का दाम 50% मुनाफे के साथ दिए जाएंगे। फिर कहा 2019 में हर फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन पर खरीद सुनिश्चित की जाएगी। अब कह रहे हैं ये करते हैं, और ये कहा दुगनी आमदनी होगी। दुगनी आमदनी कैसे होगी?
ये मैं समझना चाहता हूँ। बहुत सारे कल हमारे मंत्री जी भी कह रहे थे कि आज ये मेरे पास आपका रिकॉर्ड है, आपका दिया हुआ पैडी की बात 2014-15 की लेता हूं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी निकाली गई? 1886 रुपए। और आपका स्टेट ने कितना रिकमेंड किया? 2000 रुपए प्रति क्विंटल। और सीसीपीए कितने मिला? उन्होंने कितना रिकमेंड किया? 1360। एमएसपी कितना मिला? 1360। लागत बढ़ रही है। इसी प्रकार से 2015-16 में लागत 1886 से बढ़कर 1994 हो गई और आपने 2193 रिकमेंड किया एमएसपी, लेकिन मिला आपको 1410। मतलब किसान अपनी लागत पूरी नहीं कर पा रहा है। इसी प्रकार से 17-18 में 2657 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुई और आपने रिकमेंड किया स्टेट ने 2860 और कितना मिला? 1550। इसी प्रकार से 19-20 में 2677 लागत आ गई और आपने रिकमेंड किया 2650 से 2750 के बीच में कीमत दी जाए किसान को, लेकिन मिला कितना? 1815। इसी प्रकार से 2020-21 में लागत आ गई 2482। आपकी निकाली हुई है, हमारी नहीं निकाली हुई है लागत। और आपने रिकमेंड कितना किया? 2730 प्रति क्विंटल और मिला कितना? 1868। इसी प्रकार से और सभी फसलों का है, लेकिन मैं मुख्य तौर पे 2 ही फसलों की बात करता हूँ। गेहूं की बात लगाएं, गेहूं की बात लगाएं। 15-16 में 14-15 में लागत आई 1983 43 और रिकमेंड किया आपने 2000, मिला कितना? 1450। फिर लागत बढ़ गई 2015 में 1974 और आपने रिकमेंड किया 2172, मिला कितना? 1525। और 17-18 में लागत आई 2050 और आपने रिकमेंड किया 2469, मिला कितना? 1785। 19-20 में 2021 लागत आई 2250, आपने रिकमेंड किया, मिला कितना? 1925। इसी प्रकार से 20-21 में 2083 लागत आई और आपने कितना रिकमेंड किया? 2290 और मिला कितना? 1975। तो कैसे हुई दुनिया में? फर्टिलाइजर पे 5% टैक्स, पेस्टिसाइड्स पे मैं आपको 28% तक का टैक्स बढ़ा है। दुगनी कीमत हो गई, लागत बढ़ गई, डीजल कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी किसान की। कैसे करेंगे आप दुनिया में? यह आपका वायदा था और इनका न्यूनतम मूल्य पर फसल खरीद का कहां गया का वायदा। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि कल बहुत सारी बातें राज्यपाल अभिभाषण में यहां उठी। और अभिभाषण तो क्या सबको मालूम है कि राज्यपाल क्या कहते हैं। राज्यपाल वही कहते हैं जो सरकार कहती है। हम भी सरकार में रहे हैं। राज्यपाल का क्या है? राज्यपाल के अभिभाषण में अपनी उपलब्धियां और दिशा निर्देश दिखाया जाता है। पिछले साल का राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ो और इस साल का पढ़ लो, कोई उपलब्धि नहीं, सिर्फ जो है आपके, तो इसमें निराशाजनक प्रशंसा पत्र कह सकता हूं और कुछ नहीं उसमें। तो आपके सामने कहा। फिर कल बेरोजगारी का बड़ा जोर शोर से बेरोजगारी का मुद्दा उठा और उसमें कहा गया कि CMEI तो किसी प्राइवेट उस संस्था की है जिसने कहा कि आज हरियाणा बेरोजगारी में सबसे ऊपर है। ये मैं अकेला नहीं कह रहा, ये तो 5 सितंबर की है, दुष्यंत जी की। 5 सितंबर 19 का दुष्यंत जी का है। शर्मनाक आंकड़े, बेरोजगारी के मामले हरियाणा देश में सबसे आगे नंबर 1 पर पहुंचा। मुख्यमंत्री खट्टर एक और तो हरियाणा की नौकरियां हरियाणा से
बाहर वालों को दे रहे हैं, और दूसरी ओर हरियाणा में बेरोजगारी का आंकड़ा देश में सबसे ऊंची दर 28.7। और आपने कहा एनएसएस का कि 7% का, वो भी मेरे पास आंकड़े 2011-12 में कितना था, 2.8, और आपके समय में 17-18 में कितना है, 8.6। बेरोजगारी किस तेजी से बढ़ रही? नहीं, ये तो आपकी कही। आपने कहा भाई ना एनएसएस की मानो, ना सीएमआई की मानो, इसकी तो मानोगे आप नहीं। आप ये तो मानोगे आप कि पानीपत की चपरासी की भर्ती में आप मत मानो सीएमआई की, एनएसएस की भी मत मानो, कि सिर्फ 13 पदों की आपने भर्ती अनाउंस करी थी। कितने आए? 14,871 एप्लीकेशन आई। बेरोजगारी का देखा, और उसमें कौन कौन थे? बीए, बीएससी, एमए, बीटेक, एमटेक करने वालों की बड़ी तादाद युवाओं की। बेरोजगारी का ये था। इससे पहले प्रदेश सरकार ने 18,000 ग्रुप डी में भर्ती निकाली थी, लेकिन उसके लिए अप्लाई करने वाले कितने थे? करीब 25 लाख। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए सारे अखबार बड़े पड़े हैं। मैं हालांकि उसमें ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। अनएम्प्लॉयमेंट इन हरियाणा इज हाईएस्ट इन द कंट्री एट 8.8 जॉबलेस, हायर इन स्टेट देन इन पंजाब, एचपी एंड जेके। तो सारे उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, और बेरोजगारी की तरफ कोई ध्यान नहीं इसका सरकार का। आपने वायदा किए, आपने वायदा किया पहले कौन से सन में? एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में 15 में क्या वायदा किया? इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ से ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट 4 लाख से ज्यादा, ये आपने वायदा किया। हुआ क्या? इन्वेस्टमेंट कितनी आई? 24,000 करोड़। ये तो आरटीआई का है फैसला, आरटीआई के हैं। मैं नहीं, अपनी मेरा कोई आंकड़ा नहीं है इसमें, तो आप निश्चिंत रहो। जो मैं कह रहा हूं आप कुछ निकालो, मैं तो आरटीआई इसीलिए निकाला हूं। और एम्प्लॉयमेंट कितनी मिली? 32,030 को, ठीक है। फिर ईपीपी 20 आ गया। अब ये आपने फिर दे दिया, ये दे दिया ईपीपी 20। क्या किया? एम्प्लॉयमेंट 5 लाख की, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़। तो मेरा आपसे यही कहना है, साथ में समेट ले जाओ अपने झूठे वायदों को। अगले चुनाव में भी तुम्हें फिर इनकी जरूरत पड़ेगी, ले जाओ, क्योंकि हर बार ये आप वायदे करोगे, साथ ले जाओ। फिर आप देखते हैं जनाब, बहुत जोर शोर से राज्यपाल जी का धन्यवाद करके आए। किस बात के लिए? कि भाई 75% जो है प्राइवेट कंपनीज में हमने एक एक्ट पास कर दिया। सबसे पहला जेजेपी का मैनिफेस्टो, मैं कुछ नहीं कहूंगा अपनी तरफ से। क्या लिखा उसमें? रोजगार मेरा अधिकार कानून लागू किया जाएगा, जिसमें 75% नौकरी हरियाणा के युवाओं को आरक्षित होगी। कहीं प्राइवेट कंपनी का जिक्र नहीं है। सिर्फ हरियाणा में जितने हैं, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, उसका वायदा था ये मैं सैद्धांतिक तौर पे इसका विरोध नहीं करता हूं। फिर ये आपने देखना चाहिए था ना, ये वायदा करने से पहले करना चाहिए था ना। ये वायदा, वो बहकाने वाले काम मत करो ना भाई। वायदा मैंने तो नहीं लिखा, ये मैं लिखता जरूर, आपका लिखा हुआ है। या तो आप ये करो मेरा मैनिफेस्टो नहीं था ये, या मैनिफेस्टो में नहीं लिखा, मैं बैठ जाता हूं मैं, चलो है। लेकिन मैं सिद्धांतिक तौर पे इसका विरोध नहीं करता हूं। 75% कंपनियों में कहा आपने, लेकिन होगा क्या? आपने मिले हुए हैं, ये आपने जो है रेजिडेंट कंडीशन जो है 5 साल की कर दी, 15 साल से। और फिर आप कह रहे हो ये लागू नहीं होगा एससी बीसी पर। अरे ये कैसा हो सकता है? मेरे को एक स्टेट बता दो जहां दो किस्म के रेजिडेंट हो, 2 किस्म के डोमिसाइल हो। इसमें लिखा हुआ है डोमिसाइल, जो आपने जो एक्ट बनाया है इसमें कि 2 डोमिसाइल पे होगा। और ये लिख क्या रहे हैं सारे अखबार
अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता कि बहुत कैच पे आ रहे अखबारों की कटियां आना। आप देखें, विल सीक, अब ये कह रहे हैं कि हम विल सीक इंडस्ट्री बॉडी सजेशन फॉर 75%। जब आपने एक्ट बना दिया फिर किस चीज की आप सजेशन दे रहे हैं, मेरे को बताओ। फिर हरियाणा 75 का कोटा विल स्पेल डिजास्टर इंडस्ट्री, FICC कह रही है। फिर अलार्मिंग डिक्टेट, हिंदू अखबार का बजट सत्र चल रहा है और आज कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले अविश्वास पत्र को पढ़ा और 10 महत्वपूर्ण मुद्दों को आधार मानते हुए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा अभी चल रही है। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर इस वक्त चर्चा चल रही है। किसानों को लेकर के, एक्स सर्विसमैन हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, जिनका कोटा है, उनको ज्यादा कॉम्पिटिटिव उसमें डालने का वो है। ये बहुत गलत काम है। ये इसमें नहीं है, प्रदेश के हित में। इसको 15 करो। आप महाराष्ट्र का जिक्र करा आपने, महाराष्ट्र में 15 साल है डोमिसाइल की। आप कहते डोमिसाइल कहीं हो, किसी भी प्रदेश में दिखा दो दो डोमिसाइल बने हो। कानून व्यवस्था की बात लो अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था जो है, अपराध के आंकड़े आपने कहा 19 में 20 में कम हो गए, 19 में कम हो गए कोरोना में, लेकिन क्राइम रिकॉर्ड का डाटा जो है मुताबिक 19 में 1066 हत्याएं हुई, 1653 रेप हुए, 193 गैंग रेप हुए, 818 हत्याएं की कोशिश की गई, 3513 अपहरण हुए, 1886 बच्चों के खिलाफ अपराध हुए। यानी रोज 3 हत्याएं, 5 रेप, रोज 10 अपहरण और रोज 5 बच्चों के अपराध। और NCRB जो 218 के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में औसतन रोज 3 से 4 हत्याएं, 5 से 6 रेप, 50 वाहन चोरी, 54 चोरी, डकैती, लूट और फिरौती जैसी वारदात होती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड NCRB में दर्ज 2018 के आंकड़ों के मुताबिक नशे के मामले में हरियाणा पंजाब से आगे निकल गया। हरियाणा में NDPCS के 2587 मामले सामने आए, जो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा है। साल 2018 में हरियाणा में नशीले पदार्थों से 86 मौतें हुई हैं, जबकि पंजाब में इससे कम 78 मौतें हुई हैं। इस तरह नकली शराब पीने से 162 लोगों की मृत्यु हुई है। 2020 का आधा साल तो लॉकडाउन में गुजर गया। पूरा हरियाणा एक पुलिस स्टेट बना हुआ था, फिर भी लॉकडाउन के दौरान धड़ल्ले से शराब की तस्करी हुई। आज पिछले दिनों की खबरों पर नजर डालेंगे तो लगेगा शरेआम फायरिंग और हत्या रूटीन हो गई। ये देखिए, हरियाणा में 3 मर्डर, 4 रेप। नहीं रहा प्रदेश का, कोई भी देख ले आप, अखबार उठा के मध्य प्रदेश कहीं से देख ले, हरियाणा सीज गैंग रेप एवरीडे, सेकंड डे, एवरीडे। बेटियों की सुरक्षा चुनौती 1774, इतनी में क्राइम रिपोर्ट, सब आप कोई भी इसमें दिखा दें। और घोटालों की जो आपने लाइन लगाई हुई, घोटाले के मैं सारे डिटेल में जाता, लेकिन मैं गिरदावरी से घोटाला शुरू हुआ। गिरदावरी घोटाला, मुआवजा घोटाला, रैक्सील दवाई खरीद घोटाला, गॉल वॉल्यूम सीड्स घोटाला, बावल भूमि अवार्ड घोटाला, नई औद्योगिक नीति घोटाला, सरस्वती कुंज घोटाला, मेंबरशिप का, धान और बाजरा खरीद घोटाला, कपास बीज व नकली कीटनाशक खरीद घोटाला, फसल बीमा घोटाला, भूमि अधिग्रहण घोटाला, मीटर खरीद घोटाला,
चलिए मैं आप बोल लेना, फिर मैं बता रहा हूँ। मेरे को आदत नहीं है, ये तो आपकी अखबारों में आई मैं पढ़ रहा हूँ। मीटर खरीद घोटाला, अवैध माइनिंग घोटाला जो आपने खुद स्वयं स्वीकार किया हुआ है, गुड़गांव मेट्रो रूट बदलाव घोटाला, हाइडल प्रोजेक्ट घोटाला, रोडवेज घोटाला जो आपने किलोमीटर स्कीम चलाई थी, एससीएस में नौकरी, आटा घोटाला, हरियाणा में सरकारी संरक्षण में वो हुआ, रोडवेज फर्जी टिकट घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, मीटर खरीद घोटाला 2, शराब घोटाला, धान घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला। घोटालों की और बहुत हैं, और क्या क्या। असल में मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आपके नहीं, आपके साथ तो ये बन गई। हरियाणा के लोगों में देखो, एक गांव में सांग आ गया, ले आया कोई, और वो सांगी बेसुरा था, तो वो सब बेसुरा सांग गाने लग गया, तो एक बुढ़ा लाठी लेकर स्टेज के चारों तरफ घूमने लग गया। तो सांग जो गा रहा था वो डर गया, वो चुप हो गया। खट्टर साहब ध्यान से सुनो आप, वो डर गया। तो उसने कहा, बुढ़े ने, भाई तेरे तक कुछ नहीं कहता, मैं तो उसको तलाश कर रहा हूं जो लाया था सांग, जिसने राज बनाया था तेरा, उसको मिल जाऊंगा। जो सांग लाया था उसको देख रहे हैं लोग, जब तो घरों में नहीं घुसने दे रहे, जब तो गांव में नहीं बढ़ने दे रहे। अजी नहीं, बात ये है खट्टर साहब, मैं पिछले 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1 साल की बात कर रहा हूं। 1 साल में ये आपके हालात तो वो हो गए। एक लोन बांटने का चल रहा था, तो तहसीलदार के पेश हो गया एक आदमी कि मेरे को ट्रैक्टर चाहिए। तो नंबरदार से पूछा, भाई, बोला जी इसकी तो मौज है, इसे सब कुछ है, ट्रैक्टर खड़ा है, सब कुछ है, इसको कोई जरूरत नहीं, कर देगी। बोला अच्छा। उसने कहा, जैसे आपने इनको पहले तैयार कर लिया ना कि भाई तन्ने मेरे साथ क्यों नहीं दिया भाई। बोला अच्छा, आप जब फिर कह दे, फिर दरखास्त दे दे, मैं काम कर दूंगा तेरा। तो बोला फिर दरखास्त दे दी। दरखास्त दे के जब आया एप्लीकेशन, तहसीलदार वही, नंबरदार वही, दरखास्त देने वाला और वही तहसीलदार। तहसीलदार बोला हाँ भाई। बोला जी इसको कर्जा दे दो। अरे बोला 1 हफ्ते तो पहले कह रहा था इसकी मौज हो रही है, अब तू फिर आ गया। बोला तहसीलदार साहब जिसा खड़ा नाश होया इसके 1 हफ्ते में देखा मैंने, जैसे का 1 साल में तुम्हारा खड़ा नाश हो गया इस सरकार का। लोग आज जा नहीं सकते, आप जा सकते हो, आप अपने हलकों में नहीं जा सकते, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं था। ऐसा बताओगे क्या तो दुनिया नहीं, आज ही क्यों बताओगे, मेरे से पता नहीं जो मैं समझता हूँ वो मैं ना पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ, नहीं ना मैं पूछता हूँ, ना बताने की जरूरत, क्योंकि आपका बहुमत है। बहुमत के मध्य पे आप, मैं सुन भी लूंगा, आप बता भी जाओगे, हाथ भी खड़े कर लोगे, लेकिन अपने हल्के में जाके दिखाओ, कोई उचाना में जाके दिखाओ, तो कोई वहां जाके दिखाओ, तो कैमला में जाके दिखाओ, फिर मैं मान जाऊंगा अपने हल्के में जाके। ये अपनी उपलब्धि जो आपने गाई ने कहा था, ये अपने लोगों में जाके बताओ भाई हमने बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं आपको श्रेय दूंगा, आपका वाह करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा प्रस्ताव है कि अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाए, और जितने और विधायक हैं, एक और मेरा निवेदन, स्पीकर साहब, मैंने आपका बयान पढ़ा है, वो ऐसे स्पीकर साहब को देना नहीं चाहिए क्या कि जो विप डिफाई करेगा उसको डिसमेंबर किया जाएगा। रूल्स ठीक है, रूल्स तो नहीं, मैंने तो रूल्स पूछे हैं, उन्होंने रूल्स पूछे, मैंने रूल्स बताए हैं। उसको बाद में पूछेंगे ना, नहीं, प्रेस वाले अगर रूल्स पूछते हैं कि विप का क्या असर है, मैंने वो बताया। मेरा सभी से निवेदन है कि आप सीक्रेट वोटिंग कराओ, सीक्रेट वोटिंग कराओ, ये सीक्रेट वोटिंग कराओ, जो पता ये विप के द्वारा वोटिंग कराते हो, पता लग जाएगा कौन कहाँ खड़ा है। चलिए, धन्यवाद श्री कंवरपाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और मैं जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए इसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूं। अभी माननीय भूपेंद्र सिंह, एक मिनट जी, डॉक्टर रघुवीर कादियान जी, डॉक्टर रघुवीर कादियान जी।
थैंक यू स्पीकर सर। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर सर, आपने मुझे जो अविश्वास प्रस्ताव आया है इस मौके पर बोलने का समय दिया। मैं हरियाणा सरकार के खिलाफ और अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ। स्पीकर सर, मैं अगर कोई डिस्टर्बेंस ना हुई तो सिर्फ 5 और 6 मिनट लूँगा, ज़्यादा मैं अपने जो दूसरे साथी हैं उनके लिए मैं अपना टाइम दूंगा, जो भी टाइम आप दोगे। मैं ये अविश्वास प्रस्ताव ऑनरेबल स्पीकर सर क्यों आया, क्यों हरियाणा प्रदेश के लोग इस सरकार में विश्वास नहीं करते, कौन से ऐसे हालात पैदा हो गए। ये अविश्वास प्रस्ताव कोई एमएलएज की हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, कोई डिसिडेंट नहीं, कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं। इस अविश्वास प्रस्ताव का आधार जो आंसू हिंदुस्तान के किसान का उसके अपमान का प्रतीक बन गए, जो हिंदुस्तान का संघर्ष और उसकी तकलीफ और उन हालात से पैदा हुआ ये अविश्वास प्रस्ताव जो विधानसभा में आया है। हिंदुस्तान के इतिहास में आप देख लियो, इस तरह अविश्वास प्रस्ताव जो लोगों के लिए, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार और लोगों द्वारा जिस ढंग से जो विरोध हो रहा है लोकतंत्र में, वो आधार है इस अविश्वास प्रस्ताव का। इस अविश्वास प्रस्ताव का आधार है कि कौन लोग सरकार के साथ हैं, कौन लोग कुर्सी के साथ चिपके हुए हैं, कौन लोग किसान के साथ खड़े। ये अविश्वास प्रस्ताव इस बात का दूध और पानी का पानी कर। तो मैं ऑनरेबल स्पीकर सर, इस अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास कहां से आया? अविश्वास की चिंगारी कोरोना काल में रात के अंधेरे में चोर दरवाजे से 3 कृषि कानून लाए गए और उन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन हुआ, संघर्ष अब हो रहा है, लोगों की तकलीफें भी झेली हैं। वाटर कैनन जिसे जो मेरा गवर्नर के अभिभाषण पर जो स्पीच था वो इसके साथ जोड़ा जाए, क्योंकि उसमें मैं ना तो मैं रिपीट करूंगा या जो बात आई है अभिभाषण पर किसने भी जो बात कही है मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आपसे स्पीकर सर, आपके माध्यम से हाउस को, कि ऐसी कौन सी बात आ गई थी, वहां से ये निकला हुआ कि बीजेपी एमएलए, एमपी, डिप्टी सीएम और सीएम को का घिराव हो रहा है। पॉइंट 2, काले झंडे दिखाकर विरोध किया जा रहा है। नंबर 3, घरों और कोठियों के पर इनके खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मैं कोई बात रिप्लाई में कहें, क्योंकि सच्चाई सुनना और सच्चाई बोलना भी मोक्ष की तरफ ले जाता है। ऑनरेबल स्पीकर सर, गांव के बाहर एंट्री बैन के बोर्ड लगे हुए हैं कि बीजेपी जेजेपी के आदमी की एंट्री बैन, गांव के बाहर बोर्ड लगे हुए हैं। पंचायतों में के माध्यम से सामाजिक बहिष्कार के फैसले सुनाए जा रहे हैं। ये लोकतंत्र में जो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी हैसियत, उनकी दशा, उनका स्टेटस बता रहा हूं ऑनरेबल स्पीकर सर। गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराना के स्थान पर जो है स्थान बदले जा रहे हैं। सीएम और डिप्टी सीएम की हेलीकॉप्टर इतिहास में आज तक नहीं हुआ होगा कहीं। 70 साल के हिंदुस्तान की, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में जहां सीएम और डिप्टी सीएम के हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिए गए। सीएम और डिप्टी सीएम का कैमला में नहीं उतरा। मैं किसी फैक्ट्स के ऊपर जो बात कर रहा हूं। तो ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ये हालात क्यों पैदा हो गए, क्या कारण था इनका? मैं नहीं जानना चाहता दूसरे जो मुद्दे थे, दूसरे मुद्दे ऑनरेबल हमारे मेंबर्स बताएंगे जो सपोर्टिंग हैं। मैं तो सिर्फ इस बात को के सामने आपके माध्यम से जो है हाउस को और
जो देश का किसान, हिंदुस्तान का किसान बैठा है, उस तक एक बात जानी चाहिए, क्योंकि वो टकटकी लगाए देखा है। ये अविश्वास प्रस्ताव कोई मामूली अविश्वास प्रस्ताव नहीं है स्पीकर सर। इसमें जो है मतलब अखबार भरे पड़े, एमएलएज के, मंत्रियों के घरों पर, रेजिडेंसीज पर जो है किसान जो है, महिलाएं जो है, हजारों की संख्या में जो है वो कोठियों पर प्रोस्टेट हुए, उनके मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं। किस तरह क्या कार्ड हो गया, किस बात से हो गया ये जो है सिर्फ इस बात से कि एक तरफ तो किसान जब आंदोलन कर रहा है तो एक तरफ रास्ता खोल दिया बातचीत का खोल दिया। 11 लेवल की बात हुई, 8-8 घंटे, 7-7 घंटे किसान के साथ बात हुई। पूरा देश इस बात को देख रहा है। दूसरी तरफ कितनी बातें हुई जो किसान के साथ जो है साजिशें रची गई। एक तरफ बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ साजिशें हो रही है। उनको पुचकाया जा रहा है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट एड्रेस था, उसमें भी तिरंगे झंडे का और गणतंत्र दिवस का जिक्र किया गया। सिर्फ एक देश को ये बताने के लिए भाई एक सेक्शन है, उसको मतलब लांछित करने के लिए एक बात ये इसमें प्रधानमंत्री के रिप्लाई में बात आई। बीजेपी की राष्ट्रीय मीटिंग में ये बात जब बात चल रही है तो नकली किसानों को डेपुटेशन मिलवाए जा रहे हैं। तो इसमें बीजेपी की राष्ट्रीय मीटिंग में ये फैसला हुआ कि जातिवाद का रंग देने के लिए कि फलानी जाति के लीडर जो है वो मनाने जाएंगे लोग भाई। इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी दायर करवाया गया। 3 आदमियों की ऐसी कमेटी बनवाई गई जिन्होंने विरोध किया था किसानों के कृषि बिलों का समर्थन किया था। उन लोगों तो आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एलिगेशन कर रहे हैं। नहीं ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस तरह की टिप्पणी जो है ना, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली काम करता है, कोई सरकार के कहने से काम नहीं करता। आप देख लो फौरन ये मैं बता रहा हूँ जी, ये गांव पे निमित सड़क, एक तरफ बात चल रही है, अविश्वास क्यों हुआ? एक तरफ टॉक्स चल रही है, दूसरी तरफ जो है ये इस तरह के मेरा कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट संस्था है, वो किसी के वो आप प्रोसीडिंग से निकाल दियो है जी। फॉरेन फंडिंग हो रही है और किसानों के समर्थन में आए लोग जो है उनके ऊपर जिस ढंग से मतलब सारा वो कह रहे हैं कि वह अटैक करवा दिया, ये करवा दिया उन्हीं उसमें न अपने लोगों से। और उसमें पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई मैं एक टेलीफोन की दूरी पर हूँ। 22 तारीख को बातचीत बंद हुई थी, 22 जनवरी को। 22 जनवरी से आज 10 मार्च तक एक टेलीफोन की कॉल नहीं आई। एक टेलीफोन, ये अविश्वास का मैं बात कर रहा हूं कि उसके दिल में जो आदमी संघर्ष पे पड़ा है, किसी सर्दी में पड़ा है, कड़कती उसमें खुले आसमान के नीचे पड़ा है, उसकी माँ बेटियां हैं, उनके बच्चे हैं उनके। स्पीकर साहब ये छोटी तकलीफ नहीं है, वो किसी दर्द को लेकर उसमें भय है कि उसकी जमीन चली जाएगी, आने वाली पीढ़ी उसकी खत्म हो जाएगी। इस दर्द में वो पड़ा है, इस दर्द में उसके ऊपर नमक, जब बातचीत चल रही है तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी। ये अविश्वास इसलिए पैदा हुआ। तो लोकतंत्र में स्पीकर सर, जब लोगों का विश्वास कोई सरकार खो दे, विश्वास यही है कि आज कोठियों में बंद है, आज लोकतंत्र कोठियों में बंद है। जब आपको लोगों में जाना चाहिए, अपने हलकों में चुने हुए नुमाइंदों को वहां जाना चाहिए, तो इसका मतलब ये अविश्वास है। और इस विश्वास पे हमने ये आज ये जो समझाए हैं, इसमें ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ज़्यादा और न कहता होगा, सिर्फ इसमें मैं जो डिप्टी सीएम में नहीं बैठे हैं, हमारी बहन जी नैना जी का भी बयान आया था कि हम मर जाएंगे, बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। ऐसी बाइट्स हैं हमारे पास, बात डाल के हम इन्होंने दी हैं। तो आज मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ये सभी बंधनों को तोड़कर
झांसी की रानी बनकर और सारे बंदरों को तोड़कर बगावत करो। ये हिंदुस्तान के जो किसान का आंसू है, वो किसान का जो आंसू है वो हिंदुस्तान के किसान का अपमान है, वो इस सदन का अपमान है, इस प्रदेश के लोगों का अपमान है। इस बात को लेके आप इसमें बगावत करो, मैं पूरा सदन आपका साथ देगा। जहां तक बात डिप्टी सीएम की है जी, डिप्टी सीएम नहीं बैठे, मैं नहीं उस मेरी जब रिजल्ट आए तो 15-20 दिन से बात हुई, मैं उसका जो टास्क है उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन ये जिस बात को कह के आए थे, मैं इनसे एक ही निवेदन करूंगा कि चौधरी देवीलाल एक युग पुरुष महान नेता, जिसने अपना सारा जीवन हिंदुस्तान के कमेरे वर्ग के लिए, किसान के लिए, उसके उत्थान और कल्याण के लिए लगा दिया। अगर ये आंख मीच के देख लें, अगर इनको चौधरी देवीलाल का फोटो नजर आए तो अपनी आत्मा की आवाज पे ये वोट देना। अगर कोई गलती हुई तो हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा, आने वाला समय और इतिहास माफ नहीं करेगा। चौधरी रणजीत सिंह थे, चौधरी रणजीत सिंह आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। 250 आप सारे खड़े हो रहे हैं। जगदीश जी, जगदीश जी बैठ बैठ जाइए। जगदीश जी, स्पीकर सर, स्पीकर सर प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अगर 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 250 किसानों के, ये सदन है, 250 शहीद किसानों के खून के धब्बे अगर अपनी कुर्सी पर नजर आए तो डिप्टी सीएम साहब इस कुर्सी को छोड़कर चले जाएं, नहीं तो इतिहास और लोग इनको माफ नहीं करेंगे। ये मैं आपके इस माध्यम से सदन के बताना चाहता हूं। और एक और स्पीकर सर, मैं 5 मिनट मैं स्पीकर सर, रणजीत, स्पीकर सर, एक सुबह बीच में मत बोलिए। सुबह एक भाई अपनी बात, बैठ जाइए। लीलाराम जी प्लीज अपना हल्के में जाओ, हल्के में बैठ। हल्के में जाओ। मैं इनको किसी दर्द के साथ कह रहा हूँ, ये बात है मेरे अंदर। स्पीकर सर, आज एक बूढ़ा मेरे फ्लैट पर आया, उसने एक मिसाल सुनाई कि जी वो जो है, लीलाराम जी नहीं बीच में, वो जो है जी एक बहुत धार्मिक जो है धर्म कर्म करने वाला कपल था। लोगों ने कहा कि भाई ये जो आप लोग तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। रघुवीर जी, तो आप दूसरे मेंबर्स का टाइम ले रहे हैं, इस बात का ख्याल रखना। साथ मैं बैठ जाता हूँ, हाँ, बाकी बात कहने के बाद बैठ जाऊंगा। तो ये सुना तो लेने दो ना जी। तो वो जब गए तो वो उन्होंने देखा एक तरफ स्वर्ग का दरवाजा, एक तरफ नरक का है। वो स्वर्ग के दरवाजे पे गए, द्वार पर बोले भाई हाँ, बोला हम धर्म कर्म करके आए हैं। बोला कलयुग है, नरक वाले दरवाजे पर जाओ और थारा काम नहीं है। तो बोला भाई हमने एक बार भगवान से मिलवा दे। बोला भगवान नहीं है। बोला और कौन है? बोला पोपो बाई है। बोला पोपो बाई से मिलवा दे। बोला पोपो बाई तो खिचड़ी खा के लान में सोन लाग रही है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में। शुक्रिया। धन्यवाद जी। श्री कंवरपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, मैं उसके विरुद्ध बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। और अभी हुड्डा साहब ने कहा कि भी अब बीच में आप मत बोलिए। कुछ लोगों ने, एक मिनट भाई, 10-10 मिनट का टाइम है, सुन लो, क्योंकि आपके पास तो कुछ बोलने है नहीं, हमारे पास तो है। तो बिल्कुल नहीं बोलने की जरूरत नहीं पड़ने की। आज
उन्होंने कहा कि हमने कुछ लोगों को खालिस्तानी, कुछ को पाकिस्तानी, कुछ को आतंकवादी कहा। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि किसी लीडर का नाम बताएं कि किसने यह बात कही। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई वहां पर जो किसान थे उनका स्वर्गवास हुआ। क्या आपको लगता नहीं कि इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं पूरी तरीके से? जब किसान वहां जाकर बैठ गए और कुछ टाइम के बाद एक किसान का स्वर्गवास होगा, 2 का होगा, 4 का होगा, 5 का। अगर आप देख रहे हैं कि जिनकी उम्र ज्यादा है, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, ऐसी घटना घटती जा रही, तो क्या आपका नैतिक कर्तव्य नहीं था कि आप जाएगा बैठते उन किसानों जिसका समर्थन कर रहे हैं उनसे कहते कि जो बुजुर्ग यहां बैठे, भाइयों, ताऊ जी, चाचा जी, हमारी आपसे प्रार्थना, आप गुरु जाएगा बैठो, लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन वास्तविकता में क्योंकि आपका टारगेट कुछ और था। आपका टारगेट ये कानून नहीं थे, आपका टारगेट कुछ और था। दूसरी बात, एक मिनट, मेरी बात नहीं, आपका टाइम मिलेगा अपनी बात। दूसरी बात क्या लाठीचार्ज की आपने कही, आपने लाठीचार्ज की बात कही। पूर्णो जी बैठ जाइए। आपने लाठीचार्ज की बात कही। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि लाठीचार्ज का कोई प्रूफ लाओ तो सही, कोई मेडिकल तो लाओ। हम आपको दे रहे मेडिकल और हम दिखाते हैं लाठीचार्ज नहीं। जिस प्रकार की घृणा के साथ लाठीचार्ज करी गई, आपने कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों वाला लाठीचार्ज नहीं करी थी, आपने उसकी 100 गाड़ियां तोड़ दी थी। गाड़ियां, इसको कहते हैं घृणा, इसको कहते हैं नफरत। ऐसा नहीं है कि उसके साथ किसान नहीं थे। उस दिन किसान कहां चला गया था आपका? तो जो घृणा आपके मन में थी वो साफ वहां पे नजर रहती। आप कह रहे कि भाई कानून लेके आए, और ये कानून अंधेरे में लेकर आए। 19 साल से इनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी। और भाइयों बहनों, मैं एक माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम कितना ही बढ़िया भाषण दे लें, लेकिन भाषण से किसान का पेट नहीं भरता। मैं जो कर्म करूंगा उससे पता चलेगा मैंने किसान का हितैषी हूं या मैं किसान के खिलाफ हूं। मैं बड़ी बड़ी बातें तो कह रहा किसान से, ये कर दूं वो कर दूं, कर कुछ नहीं रहा। अब मैं थोड़े से आंकड़े आपके सामने रख रहा। भाइयों बहनों, आप माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 2013-14 में, मैं इसकी कोई तुलना नहीं करता कि हूं आपने भी खरीदी, हमने भी खरीदी, ठीक है, हमने ज्यादा खरीदी, चलो ज्यादा उत्पादन होगा, उसको मैं छोड़ रहा। जीरी को भी मैं छोड़ रहा। जीरी आपने भी खरीदी, हमने भी खरीदी। नहीं, मैं आंकड़ा दे सकूं आपसे 30% ज्यादा है, पर मैं उसका जिक्र नहीं करता ज्यादा है क्योंकि कोई बात नहीं। अब मैं आपसे कह रहा, सरसों खरीदी 2013-14 में आपने 1 किलो भी सरसों नहीं खरीदी और आपका रेट था 3000। 2021 में हमने 7.49 लाख मेट्रिक टन सरसों खरीदी और रेट था 4425। अब इससे पता चलेगा किसान का कौन है। बाजरा, आपने बाजरे पर बहुत ध्यान दिए। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि 2013-14 में इनका बाजरे का रेट 1250 था, लेकिन 1 किलो भी ने खरीदा नहीं है कहीं से भी। हमने 2020-21 में 7,36,314.5 लाख मेट्रिक टन बाजरा खरीदा और 2150 रुपए का खरीदा। चना 2013-14 में इन्हें 1 किलो भी चना नहीं खरीदा, रेट इनका था 3000, खरीदा 1 किलो भी। हमने 2020-21 में 10,636.40 लाख मेट्रिक टन हमने खरीदा, रेट है हमारा 4875। सूरजमुखी 2013-14 में ना एमएसपी था और ना खरीद थी। हमने 2020। तो इस वक्त अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप बने रहिए इंडियन न्यूज हरियाणा के साथ। अब आपके खेतों में भी पौष्टिक हरा चारा लहराएगा जब हर कोई हरी भूमि हरे चारे का बीज अपनाएगा। विश्वास की अद्भुत मिसाल, 50 सालों से हर किसान की शान। हरी भूमि से ज्वार, बाजरा व मक्के का हरा चारा बीज। लड़की होने का मतलब ये नहीं कि बंदिशों से दोस्ती कर लो। कामयाबी हौसला देखती है, जेंडर नहीं। इसलिए लाइफ तुम्हारी, रूल्स भी तुम्हारे। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू।
अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे, क्योंकि दमदार इम्यूनिटी के लिए जरूरी है सही वजन भी, जो देता है एंड्योरामास। रखो पर्सनालिटी और इम्यूनिटी दोनों सॉलिड। एंड्योरामास, गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। धन्यवाद करोड़ों आयकर दाताओं का जिन्होंने कोरोना महामारी से लड़ने में राष्ट्र का साथ दिया। करोड़ों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त लग रही है। करोड़ों महिलाओं का जीवन बना धुआं मुक्त। करोड़ों किसानों को जरूरी मदद सीधे पहुंच पाई। सीमा पर सुरक्षा, प्रत्येक को शिक्षा, सभी को मिले छत, आवागमन हो अनवरत। आपका दिया आयकर भारत को देता हर पल ताकत। अपने अग्रिम आयकर की चौथी किस्त अदा करें 15 मार्च 2021 तक। और हाँ, कंपनीज, कॉर्पोरेट के अतिरिक्त वे व्यक्ति या सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी टीडीएस या टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपया उससे अधिक है, उन्हें एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। आइए सहयोग का हाथ बढ़ाएं और समय पर अपना एडवांस टैक्स जरूर जमा करें, क्योंकि प्रत्येक आयकर दाता है राष्ट्र निर्माता। देश प्रदेश, खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे, क्योंकि दमदार इम्यूनिटी के लिए जरूरी है सही वजन भी, जो देता है एंड्योरामास। गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। कभी सोचा नहीं था कि डॉक्टर फैमिली से होकर भी एक आर्टिस्ट से शादी करूंगी। वैसे डॉक्टर को वाइफ बनाना भी एक आर्ट है। अरे सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। अजी बधाई हो जी, बाबूजी के दिल का डोनर मिल गया। ये बाबूजी। अरे तो शाम को आ जाना। सॉरी डॉक्टर साहब, शाम का सीन तो बिंगो टेढ़े मेढ़े नमकीन के साथ फिक्स है, क्योंकि हमारे पास बिंगो टेढ़े मेढ़े पल्स मिक्स है और कॉकटेल मिक्स है। बिंगो लेकर आया है 4 नए टेढ़े मेढ़े नमकीन, तो आप भी फिक्स करो शाम का सीन। फ्रॉम आईटीसी। कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो, कावेरी मेहंदी को